Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel, Learn with Dhruv. Please like, subscribe, and share this channel with all your friends. This is all for free. Now let's move forward in the class of accounts. Thank you. So today is 3rd of Feb. हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आ जमील? रही है। हाँ जी जमील, क्या हाल चाल? आवाज आ रही जी है? बढ़िया। ओके ओके। कल हमने क्या पढ़ा था? चेक्स के बारे में और कितने तरह के होते अच्छा, हैं। योर सेल्फ चेक पढ़ा था, है ना? चेक्स के बारे में हमने कितने प्रकार से इशू करते हैं सारा हमने सीख लिया। कहीं कोई डाउट जी है तो बताओ। चेक में कोई भी डाउट है? सर, योरसेल्फ वाला एक बार समरी दे देना। योर सेल्फ वाला समरी ये रिवाइज करवा दूं क्या? नहीं, मतलब अच्छा, इन इसके शॉर्ट बारे में बता दो और एक लाइन में कैसे एक्सप्लेन अच्छा करोगे, अच्छा अच्छा, ओके। लाइक योर सेल्फ डेफिनेशन के वगैरह। बारे, हाँ समझ गया। योर सेल्फ देखो, ये नाम से ही जाएगा, खुद को काट लो। बेसिकली एन ऑर्डर चेक, an order check issued to bank to provide demand draft or pay order, what to provide DD pay order as per the instruction given by the drawer। मोटा क्लियर हो? योर सेल्फ लिखने जी का मतलब है बेसिकली एक ऑर्डर चेक है, हम उसको ऑर्डर देते हैं, बैंक को देते हैं। एन ऑर्डर चेक इशू टू बैंक टू प्रोवाइड, वो हमें आगे क्या देता है, डीडी या पे ऑर्डर या ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे सकता है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ड्रायर। मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया, इसके नाम पे ये बना दो, इसके नाम पे ये बना दो, वो वैसा बना दो। अगर समथिंग लाइक डेफिनेशन की बात करो तो ये एक लाइन में आप कह सकते हो। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हमने 10,000 का चेक काट दिया और उसको पीछे लिख दिया कि भाई इशू करो इस नाम से। एग्जाम्पल के नाम पे आप ये दे सकते हो, जैसे ये मैंने बनाया है, ये है ना सुरेश 3 इंस्ट्रक्शन, जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे बैंक करेगा। क्लियर हुआ? जी आगे बढ़ें। जी। तो अब एक चीज पूरे प्रोसेस में बताने का पर्पस ये है, हमने चेक सीखने का मतलब ये है कि जब भी अपने ट्रांजैक्शन में कहीं भी चेक वर्ड का यूज करोगे तो आप कोशिश करो कि चेक नंबर डालोगे। डीडी यूज करोगे तो डीडी नंबर डालोगे, और उस ट्रांजैक्शन में बैंक चार्ज जरूर डालने का प्रयास करोगे। ये बताने का पर्पस ये। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। जी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे जेवी। जर्नल वाउचर, शॉर्ट में इसको जेवी भी बोलते हैं। ध्यान रहे, आप जो बुक्स में जर्नल्स पढ़ते हो ये वो नहीं है, ठीक है? हमारी 12वीं के बुक्स में या बीकॉम के बुक्स जी में अक्सर लिखा जाता है वर्ड जर्नल, मेक ए जर्नल, क्रिएट ए जर्नल, ऐसा कुछ लिखा जाता है।
तो ये वो वाला जर्नल वाउचर नहीं है। बुक्स में, बुक के हिसाब से एवरी ट्रांजैक्शन इज ए जर्नल, राइट? बुक्स में ऐसे ही होता है ना। यस सर। बुक्स में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बनाना होता है, वो लोग लिखते हैं कि मेक ए जर्नल, भाई ठीक है बैंक टू कैश कर दो, भी एक जर्नल हो गया। बट वो जर्नल है बुक्स के हिसाब से, लेकिन जो जर्नल वाउचर है स्पेशली, वो प्रैक्टिकली वो अलग है। क्या है हम लोग सीखेंगे, समझेंगे आज। अभी तक आपने सीखा था कैश वाउचर, बैंक वाउचर सीखा, इसमें रिसीट पेमेंट ये सीखा आपने, इसमें भी रिसीट पेमेंट सीखा। जर्नल में नो कैश नो बैंक, ऐसा ट्रांजैक्शन सच वाउचर कह लो, वेयर देयर इज नो कैश नो बैंक। ऐसा जर्नल वाउचर, ऐसा वाउचर जिसमें न कैश की एंट्री हो न बैंक की एंट्री हो, यानी न कैश डेबिट होता हो न कैश क्रेडिट होता हो, न बैंक डेबिट होता हो न बैंक क्रेडिट होता हो। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं? थोड़ा सोच के बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। डेप्रिसिएशन। हाँ गुड, डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन। हाँ डेप्रिसिएशन की एंट्री, ठीक है। और क्या हो सकता है? सर यही पता था। इसके अलावा बहुत कुछ है भाई, इसके अलावा बहुत कुछ है, सोचो वैसे भूल जाओगे। सर अगर ये कैश कैश वाला होता ही नहीं तो इसको रिकॉर्ड क्यों करते हैं? हाँ वो क्योंकि सब अकाउंट्स में तो बताऊंगा सिर्फ आज। कैश से रिलेटेड। हाँ हाँ, आपने पूछा वाई, वाई जी भी आपने ये पूछा, ठीक है, इसका भी आंसर दूंगा। जी। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री है, रिकॉर्ड क्यों करते हैं, ये सवाल यहाँ भी लगता है, ठीक है, ये भी समझेंगे आज। और सोचो और क्या एंट्री हो सकती है, मैं तो बताऊंगा ही। गुडविल वगैरह से रिलेटेड कुछ। नहीं, गुडविल नहीं, गुडविल तो एक एसेट होता है, वो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बट जो सीधे डाल सेल्फ दीजिए। मेड गुडविल होती है, एसेट वाले में तो जो खरीदी हुई गुडविल होती है वो होती है ना बुक वैल्यू वाली। ओके चलो, इसको भी डिस्कस करेंगे। आपने गुडविल बोला, इसको भी डिस्कस करेंगे। और बताओ, पहले तो मैं एंट्रियां पकड़ना चाह रहा हूँ जिसमें न कैश आता हो न बैंक आता हो। यहाँ तक कुछ पहुँच रहा है? हम्म। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, सारा बताता हूँ, आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर ना डालो। आपने सही बताया, डेप्रिसिएशन की एंट्री सही बताया आपने। इसमें थोड़ा गुडविल भी डिस्कस कर लेंगे, याद दिलाना, फिर लास्ट में गुडविल डिस्कस करेंगे। देखो डेप्रिसिएशन एंट्री आपने ठीक बताया। डेप्रिसिएशन में क्या है, आ, जैसे आप डेबिट करते हो, डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हो। जैसे मान लो कंप्यूटर, मान लो 2000 रुपये, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। इसमें आप देखोगे कैश बैंक कहीं नहीं है। तो क्या इसमें आपका ये सवाल था कि हम ये एंट्री रिकॉर्ड क्यों करते हैं, ये सवाल है क्या आपका? इस ट्रांजेक्शन के लिए है वो क्वेश्चन? हाँ कि ना? नहीं सर, बिजनेस को अफेक्ट करता है ना तो इसलिए रिकॉर्ड करते हैं। हाँ यस, बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, और डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कैश और बैंक के अलावे होते हैं, जिसमें कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँ ऑलमोस्ट 50% ट्रांजेक्शन ऐसे ही होते हैं जिसमें कैश बैंक नहीं होता। तो इसको रिकॉर्ड तो क्यों कोई करते हैं, भी इसमें कोई क्रेडिट सवाल तो नहीं है ना? हाँ नहीं सर, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, जैसे सेल कर दिया किसी चीज के यस क्रेडिट पे। यस यस यस, अब आए तो एकदम सही, यही मैं चाह रहा था। इसमें गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन फॉर रुपीज, मान लो 10,000। अब ये जो हम अब तक ट्रांजेक्शन हम अभी तक तो हमने ये नहीं बनाया, क्योंकि अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था गुड्स सोल्ड ऑन कैश या गुड्स सोल्ड ऑन चेक या डीडी, ये अभी तक जी हमने जी। पढ़ा था। अब ये उधार पे चल रही है बात। जब डेबिट आप मोहन करते हो, क्रेडिट सेल्स करते हो 10,000, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो। इसमें नरेशन अभी पूरा नहीं है, ध्यान रहे, नरेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पहले नरेशन ही लिखना है, उसके बाद ये सब बनाना है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन फॉर रुपीज 10,000, ये तो ठीक है,
इसमें एक चीज़ छूट रही है, एज पर बिल नंबर जरूर डालो। यानी कि जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन से मिलता जुलता मैक्सिमम नरेशन आपको डालना है। इसमें कम से कम मोहन होना जरूरी था, सेल होना जरूरी था, मोहन और सेल, और एक बिल नंबर होना जरूरी था, ताकि कल को आप प्रेफर कर सको कि इस पार्टी का ये बिल देखा लो, देखते हैं 10,000 है कि नहीं। तो जो नरेशन बनेगा, आई मीन हाँ, जो नरेशन बनेगा उस ट्रांजेक्शन के हिसाब से बनेगा। दूसरा यही चीज़ करोगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स ABC फॉर ₹20,000 एज पर बिल नंबर। बिल नंबर मान लो 123 है। इसमें आप क्या करोगे, डेबिट परचेज करोगे, क्रेडिट ABC करोगे 20,000। इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ऐसा कोई और एग्जांपल आप दे सकते हो जिसमें कैश बैंक नहीं हो? सर अगर बिजनेस में कोई प्रोविजन वगैरह बनाया हो। यस, प्रोविजन, यस। चलो प्रोविजन को समझते हैं। प्रोविजन होता क्या है, चलिए समझाओ। सर जो पैसा साइड करके रख लेते हैं प्रॉफिट में से हम्म फॉर सम स्पेशल पर्पस, हम्म उसको प्रोविजन कहते हैं। जैसे टैक्स प्रोविजन हो गया, टैक्स के लिए पैसा बचा के रख दिया। कोई लॉस होने वाला हो तो हाँ हमें लगे, या हाँ बैड डेट होने वाला हो, उसके लिए कोई हाँ। अमाउंट साइड रख देते हैं। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, मैं दोनों समझा देता हूँ। देखो, प्रोविजन एक्सपेंस के लिए बुक करते हैं, ये तो ठीक है कि कुछ खर्चा हम एक तरफ कर लेते हैं, जो कि आज की डेट में हम पे नहीं करती, ये हम बाद में पे करते हैं, ठीक। तो ये तो जी। आपका ठीक है, बैड डेट नहीं है, बैड डेट को अपन क्लियर कर देते हैं। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब बेसिकली प्रावधान। हम पहले प्लान कर लेते हैं कि इतना पैसा मेरा इधर जा सकता है। आपका ये आंसर सही है। जैसे एग्जांपल लो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मान लो, है ना। मुझे लगता है कि इस साल मेरा जो भी कमाई हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुझे 20,000 रुपये इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। तो जब हम इसकी प्रोविजन करते हैं तो इसकी एंट्री क्या बनाते हैं, डेबिट क्या करेंगे, कुछ सोचो, मैं तो बता ही दूंगा, कुछ सोचो। डेबिट हम बेसिकली करते हैं इनकम टैक्स, और क्रेडिट करते हैं प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 20,000। नरेशन में आपने डाल दिया अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, ऐसे आप नरेशन में डाल दें। इसका मतलब ये है कि मेरा जो भी कमाई हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 20,000 रुपये मेरा इनकम टैक्स लग जाएगा, क्योंकि जब अकाउंट्स फाइनल होता है, ऑडिट में जाता है, ऑडिट रिपोर्ट बनती है, तो थोड़ा बहुत वो प्रोविजन जो है हिल भी जाता है। कई बार हो सकता है हमें लग रहा है 20,000 टैक्स बना, लेकिन बन जाता है 22,000, कई बार 18,000 ही बनता है। तो उतना हम पहले ही प्रोविजन करके रख देते हैं। ये होता है प्रोविजन के अंदर। ध्यान रहे, प्रोविजन जो है लायबिलिटी होता है, और इनकम, यहाँ जो ये जो इनकम टैक्स यहाँ पर एक खर्चा होता है। मोटी बात समझ में आई? बिकॉज अभी आपने बताया प्रोविजन खर्चे की हम बुकिंग करते हैं, तो कुछ समझ में आया? कोई डाउट? नो। अच्छा, इसी का एक एग्जांपल और देता हूं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक प्रोविजन बना रहा हूं, प्रोविजन मेड फॉर ऑडिट फीस फॉर ₹50,000।
मुझे नहीं पता मेरा सीए मेरे से क्या लेगा। ठीक, मेरा अभी बुक्स चल रहा है, मुझे नहीं पता मैं जब ऑडिट कराऊंगा तो मेरे से सीए क्या लेगा, ये किसी को नहीं पता होता। इवन सीए को भी नहीं पता होता कि मैं क्या फीस लेने वाला हूँ। वो किस बात पर डिपेंड करता है, जब वो ऑडिट करता है तो उसका काम देखता है, बड़ा है छोटा है, उसको कितनी मेहनत लग रही है, कितना टाइम लग रहा है, उसमें कितनी पेचीदगियाँ हैं, ये सारा जब वो ऑडिट कर लेता है तो उसको लगता है कि भाई मेरी फीस तो कम से कम 75,000 होनी चाहिए। बोल सकता है, कोई भी सीए बोल सकता है कि आप, लेकिन मुझे एडवांस में नहीं पता, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं 50,000 की प्रोविजन करके छोड़ दूंगा ऑडिट फीस, क्रेडिट। अब यहाँ ध्यान देना, प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस लिख सकते हो, या इसी को आप लिख सकते हो ऑडिट फीस पेबल भी लिख सकते हो 50,000। और अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपका सीए फिक्स है तो आप यहाँ उस सीए का रामलाल एंड कंपनी नाम भी लिख सकते हो, इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। मोटी बात समझ में आई? जी सर। आम तौर पे हम लोग ये डालते हैं, ये या ये डालते हैं, नाम नॉर्मली नहीं डालते हैं। अगर बहुत श्योर है कि नहीं इसी से कराऊंगा तो आप इसके नाम पे भी खड़ा कर सकते हो। एंड ऑफ द डे ऑल दीज आर लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये प्रोविजन की एंट्री होती है। अब आपका एक सवाल था, एक और कुछ पूछा था, हाँ बैड डेप्ट। आपने जो बैड डेप्ट बताया था, बैड डेप्ट जो है इसके लिए प्रोविजन नहीं करते, इसके लिए सर एक प्रोविजन नहीं क्वेश्चन था, करते। हाँ बोलिए। जैसे ये प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस में 50,000 लिखे हैं हम्म, और हमें लगे कम से कम 48,000 लगे, 2,000 बच गए, तो वो कौन से अकाउंट में जाएंगे बचे हुए? हाँ बताता हूँ। अभी तो आपने एंट्री डाल दिया, ठीक है। जब सीए ने ऑडिट किया तो उसको लगा कि यार 50,000 तो आपने डाल दिया है, लेकिन मैं 50,000 नहीं लूंगा। ध्यान रहे 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, ठीक है। आमतौर पे ऑडिट वाली जो बुक्स होती हैं 30/9/25 तक टिल ऑडिट भी हो जाती हैं और फाइल भी हो जाती है, फाइलिंग ऑफ आईटीआर भी हो जाती है। यानी सीए क्या करता है, आपके बुक्स को ऑडिट करता है और आईटीआर फाइल करेगा, ठीक है। तो जब वो कहीं सितंबर में ऑडिट कर रहा होगा, मान लो 20 सितंबर को ऑडिट कर रहा था वो बंदा, ठीक है, तो उसको ये पता चलता है कि नहीं भैया 50,000 तो आपने जो डाल रखा है, मैं 50,000 आपसे नहीं लेने वाला हूँ, मैं आपसे 45,000 ही लेने वाला हूँ। ठीक है, यही सवाल है ना आपका? हेलो, जी। आपका यही क्वेश्चन है ना कि 50,000 नहीं 45,000 लेने वाला हूँ। ऐसे केस में वो सिंपल क्या करेगा, इसी को चेंज कर देगा। जो एंट्री आपने डाल रखी है ना बुक्स में, डेबिट ऑडिट, ऑडिट फीस आपने डाल रखी है 50,000, इसको 45,000 चेंज कर देगा और आपकी प्रॉफिट बढ़ा देगा। क्रेडिट पेबल, उस जो एंट्री आपने 50,000 करी हुई है ना, इसी को चेंज करके वो 45,000 कर देगा। यानी कि पहले आपके प्रॉफिट कम हो रही थी ज़्यादा खर्चा डालने से, अब आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज। इतना क्लियर हुआ? और सर 5,000 रुपये? 5,000 बढ़ गया ना, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। जैसे आप खर्चा कम करोगे, जैसे आप खर्चा कम करो 5,000 ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सर वो मान लो प्रॉफिट आपने, उसी साल के इसमें दिखाया जाएगा या हाँ 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 नेक्स्ट ईयर हाँ में? हाँ हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, उसी साल में बन रही है ना। ये जो बेसिकली अच्छा। देखो, बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च में, लेकिन इस पूरे बुक्स को ऑडिट करने का टाइम 30 सितंबर तक होता है। यानी कि 30 सितंबर को हम सरकार को बताने जा रहे हैं कि सरकार मेरा अप टू 31 मार्च ये प्रॉफिट हुआ। तो पहले जो हम बुक्स बना कर ले गए थे, मान लो मेरा प्रॉफिट था 1 लाख का, अब क्या किया सीए ने, मेरी अपनी 5,000 फीस कम कर दी, तो मेरी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 1.05 लाख।
और वो हम फाइल कब करेंगे? 30 सितंबर से पहले फाइल करेंगे। कौन सी डेट तक का फाइल करेंगे? 31 मार्च तक का फाइल। तो सरकार आपको 6 महीने का टाइम देती है कि पिछले मार्च की हिसाब किताब आप सितंबर तक मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ जो 50,000 था, 50,000 के बदले 45,000 हो गया। क्लियर हुआ? जी सर। अब इसी का उल्टा, अब इसी का उल्टा चले, अगर वो सर ज्यादा हो गया लेकिन तो? टैक्स, हाँ बोलो, बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ, टैक्स जो है हम तो प्रीवियस ईयर वाला असेसमेंट ईयर में भरते हैं ना। तो टैक्स जैसे भरते प्रीवियस हैं ईयर में पहले। हमने प्रीवियस ईयर में हमने हम्म, प्रोविजन बनाया, समझ लो 50,000 का। आप लेकिन इनकम टैक्स की बात कर रहे हो? आप एक इनकम में, टैक्स की बात कर रहे हो? जी जी, जी जी। एक 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 मिनट, एक तो इनकम टैक्स आपने प्रोविजन किया, आपका सवाल लिख लेता हूँ फिर आंसर करूंगा। 50,000 का आपने प्रोविजन जी, कर दिया, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर वाला। 31 मार्च आपने बुक कर रखा है, लेकिन ऊपर अभी हमने किया है। हाँ, हाँ, लेकिन असेसमेंट ईयर में हमें 50,000 नहीं लगे, हमें 45,000 ही लगे। हाँ, ठीक ठीक ठीक, वहाँ भी आता हूँ, वहाँ तो भी आता हूँ। हाँ, ये आपका ठीक सवाल है, तो इसका मैं भी आंसर करता हूँ। समझ, आई गॉट योर पॉइंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले कि मैं थोड़ा ये चलूँ, जहाँ 45,000 था, जहाँ ये 45,000 था, मान लो अगर सीए ने बोल दिया 75,000 है, तो एट द टाइम ऑफ ऑडिट इसको 75,000 वो बुक कर दिया। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया कि ऑडिट के टाइम पे जो उसकी फीस जी थी 45 कर लो, चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, यहीं पर ठीक कर देता है। बुक्स में हम चाहे जो भी एंट्री किए रहे इसकी वो यहाँ पे कर लेता है, उसको चेंज करके अपना जो उसकी फीस है वो बुक कर लेता है। इससे हमारा प्रॉफिट जो हिलना होता है हिल जाता है पूरा। अब आपका सवाल है, अब आपका सवाल है कि इनकम टैक्स मैंने बुक किया था 50,000, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा रिपीट करना, क्या था आपका सवाल? इनकम टैक्स प्रोविजन किया था 50,000, और पे कब करना, पे पूछ रहे हो? पे हैं? हमने नेक्स्ट ईयर करा, पिछले वाला का हाँ 45,000। हाँ हाँ तो 5,000 हाँ हमारे बच गए। तो हाँ, वो बच गए। बचे हुए पैसे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में डलेंगे या फिर नहीं उसी नहीं ईयर के नहीं नहीं, वो प्रॉफिट में? खड़ा रहेगा, बता देता हूँ वो खड़ा रहेगा। कैसे खड़ा रहेगा बता देता हूँ। देखिए, आपने 31 मार्च में बुक किया डेबिट इनकम टैक्स, मान लो 50,000, और क्रेडिट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50,000। ये आपने एंट्री बुक कर दी 31 मार्च, ठीक है जी। अब आपको लगता है कि जो मेरा टैक्स बना मान लो 45,000, तो वो जब टैक्स बना 45,000, और ये बात आपको पता कब चली? 20 सितंबर को पता चली। नेचुरल है, ऑडिट के टाइम पे पता चलेगी ना। इतना समझ आ रहा है ना? जब ऑडिट हुआ 20 सितंबर में, तो आपको पता चला ऑडिट के टाइम पे जब फाइनलाइज किया गया बुक्स, ये पता चला कि प्रोविजन तो भले 50,000 का कर दिया आपने, लेकिन आपका तो टैक्स बन रहा है भैया 45,000। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 45,000 तो पहले पे करेंगे, तो डेबिट क्या करोगे? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आप दे दोगे 45,000, और क्रेडिट कर दोगे बैंक 45,000। ठीक है। ये था आपका प्रॉफिट लॉस का की बात हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, इसमें आपने बुक कर दिया था कि मैं इनकम टैक्स दूंगा 50,000, और प्रोविजन कर दिया था 50,000। लेकिन जब ऑडिट हुआ, और ऑडिट में जब फाइनल रिपोर्ट बना, तो उसमें ना एक वर्ड आती है, ये हम लोग टैक्सेशन में सीखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। एक ना तुम्हारे डैड का मैं बनाता हूँ आईटीआर, ठीक है। उसमें उनको दो चार मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ, कभी मौका लेकर उसको पढ़ना। मैंने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लिखता हूँ उसमें, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स का मतलब ये होता है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर अपन बनाते हैं, या कंपनी के केस में, ऑडिट के केस में सीए बनाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स की गणना कैसे करनी है। फिर वो दिखता है कि मेरा प्रॉफिट इतना था, मेरा इन्वेस्टमेंट इतना था, ये घट गया, ये बढ़ गया, वो लास्ट में निकाल के देता है आपको 45,000।
जब उसने नेट निकाला तो नेट टैक्स पेबल कितना बना, 45,000। तो 45,000 वो टैक्स दे देगा कि जो प्रोविजन है ये इतना ही खड़ा रह जाएगा, और ये जो बैंक से चला जाएगा 45,000 चला जाएगा। तो क्या हुआ, प्रोविजन आपका ये पड़ा रह गया, वो अगले साल कैरी हो जाएगा। क्लियर हुआ? बुक्स में जी। भले मेरी जो भी प्रॉफिट थी, लेकिन जब ऑडिट, देखो गवर्नमेंट को क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट को मतलब होता है आपका टैक्स है, ठीक है, उसको टैक्स पूरा मिलना चाहिए। अब ये एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये करते हो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से। जब आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ जुड़ती हैं, कुछ घटती हैं, कुछ ऐड बैक होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपका प्रोविजन करना कोई गुनाह नहीं है, 50,000 की प्रोविजन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ केसेस में ये जो टैक्स होता है ये घट भी जाता है, ये बढ़ भी जाता है। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, योर एग्जैक्ट इनकम टैक्स अमाउंट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, ये होता है। इसकी रीजन क्या क्या होती हैं, एक तुम्हें एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो इनकम टैक्स में एक लॉ है, एक रूल है कि कोई भी खर्चे पे अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाता है, एक्सपेंस इज डिसअलाउड। तो जैसे कोई खर्चा डिसअलाउड हो जाता है तो क्या होगा, आपका टैक्स बढ़ जाएगा। बात समझ आई? मान लो कोई मतलब खर्चा आपने एग्जाम नहीं डाला था, मिलता। मान लो, हाँ, जैसे एग्जांपल दिया, मान लो 1 लाख का आपने पेमेंट किया था किसी वकील को, मान लो, ठीक है, आपने उसका टीडीएस नहीं काटा था और आपने खर्चा तो बुक कर दिया। जब खर्चा बुक कर दिया और उस पर टीडीएस नहीं काटा तो ऑडिटर कहेगा भैया ये खर्चा तुम्हारा अलाउ नहीं है। तो उसी कंपटीशन में लिखा जाएगा कि प्रॉफिट जो था तुम्हारा 2 लाख दिखा रहे थे, ऐड बैक 1 लाख, तो तुम्हें 3 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। एक मैंने का आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि जब अपन कंपटीशन बनाते हैं तो इसमें कई सारे केस मतलब सिचुएशंस जो होती हैं पूरी बुक्स की, जो कुछ तो अलाउड हो जाती हैं, कुछ नॉन अलाउड होती हैं। तो आपका जो कंपटीशन होता है ये आपको एग्जैक्ट टैक्स बताता है कि आपका एक्चुअल में देना कितना है टैक्स। बुक्स में आप चाहे जो भी बुक किए बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जी। यहाँ पर जो प्रोविजन हुआ, 50,000 की आपने प्रोविजन करी थी, लेकिन आपका टैक्स बना 45,000, हो सकता है घट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप 45,000 तो उठा के बैंक से दे दोगे सरकार को, और जो 5,000 रह जाएगा जब अगली बैलेंस शीट जाएगी, क्या बोलते हैं, जब अगले साल की बैलेंस शीट आएगी। अब देखो ये भी बता देता हूँ, आपने 31 मार्च में क्या किया था, डेबिट इनकम टैक्स किया था 45,000, सॉरी 50,000, क्रेडिट किया था प्रोविजन और इनकम टैक्स 50,000 कर दिया था। तो बुक्स तो क्लोज हो गई, बुक्स हो जी। गई क्लोज। अब अगले साल में आ जाओ, ये था 24-25 की एंट्री, अब 25-26 में आ जाओ। 25-26 की बुक्स चल रही हैं, इसमें आपको 20 सितंबर को पता चलता है कि भैया वो जो प्रोविजन हमने कर रखा था उसको पे करना है। डेबिट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 45,000 हो गया, और क्रेडिट बैंक हो गया 45,000, ये आपने कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा कि जो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स का देखोगे लेजर, प्रोविजन का लेजर देखोगे, डेबिट में था, क्रेडिट में था कितना 50,000, और आपने डेबिट कर दिया 45,000, तो इसका बैलेंस क्या रह जाएगा, CR 5,000 रह जाएगा। तो 20/9 में इसका जो बैलेंस रह जाएगा वो CR 5,000 रह जाएगा। और जब फिर अब अगले जब 31 मार्च में आएंगे, 31 मार्च 26 में आएंगे, फिर हमें वहाँ प्रोविजन करने की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो ना। अच्छा। इधर फिर हमें प्रोविजन कर, तो तो वही वाली ये एंट्री, ये बैलेंस कैरी होता रहता है, ये बैलेंस प्रोविजन चलता के रहता अकाउंट में है। ही। हाँ, प्रोविजन के अकाउंट में। अगली बार थोड़ा कम प्रोविजन कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो था जितना टैक्स मेरा बनता था मैंने उसे थोड़ा ज़्यादा प्रोविजन कर दिया, इसलिए बैलेंस रह गया। अगली बार मान लो मैंने प्रोविजन किया 50,000 ही प्रोविजन किया, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा मान लो 75,000, तब क्या होगा, तब इधर 20/9/26 में क्या करोगे, आप डेबिट तो करोगे प्रोविजन को। प्रोविजन कितना था, 5,000 पहले का था, अब 50,000 ये मान लो टोटल बैलेंस हो जाएगा 55,000 हो जाएगा ना।
क्योंकि 5,000 तो ओपनिंग आ रही है और जी प्रोविजन 50 कर दिया तो टोटल 55 हो गया। तो डेबिट प्रोविजन का कर दोगे 55,000, जी है ना। अब 20,000 क्या करोगे, इनकम टैक्स नया 20,000 डाल दोगे, क्योंकि प्रोविजन 50 का किया था, बन गया 75, तो 55 पहले का हो गया, 20,000 और डाल दिया, क्रेडिट कर दोगे बैंक, 75,000। इससे क्या होगा, प्रोविजन का लेजर जीरो हो जाएगा। तो प्रोविजन चलता रहता है, थोड़ा ऊपर जी नीचे कैरी होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने प्रोविजन ज़्यादा कर दिया है, अगली बार प्रोविजन थोड़ा कम कर दो, और जो उसका बैलेंस पेबल है टैक्स का, उस दिन पे करो, प्रोविजन का पूरा डेबिट कर दो, जीरो हो जाएगा प्रोविजन। बेसिकली प्रोविजन एक अपने लिए ये वही, प्रो जैसे तुमने बताया, हाँ, पैसा एक तरफ कर लेते हैं कि इतना पैसा मेरा लग सकता है। और बोलो। अच्छा, ये प्रोविजन कब बनाते हैं, एंड में? 31 मार्च का एंट्री डालते हैं। हमें लगता है पूरे साल का बुक्स हम बना लिए, P&L बना लिया अपना, अभी ऑडिट के पास नहीं गया, ध्यान रहे, ऑडिटर के पास अभी नहीं जी गया। तो हम एक अपने से अंदाजा लगाते हैं कि मेरा प्रोविजन ये हो सकता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, अपने से हम कोई अंदाजा नहीं लगाते कि हमारा इतना बनेगा। एंड ऑफ द डे सीए ही ये वाली एंट्रियां करता है एट द टाइम ऑफ ऑडिट। जितने की उसको टैक्स बन रहा होता है ना, उतना ही वो प्रोविजन कर देता है और उतना ही टैक्स पे करके बैलेंस जीरो कर देता है। आमतौर पे ये बैलेंस क्लोजिंग आगे कैरी ओवर होता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ बुक्स में देखोगे हो भी जाता है। मोटी बात समझिए। जी जैसे जो सीए है 20 सितंबर को जो ऑडिट कर रहा है, वही फाइनलाइज करने वाला है तुम्हारा टैक्स कितना है। तो जो प्रोविजन की एंट्री तुमने डाल रखी है 50,000 की, अगर उसको लगता है 50,000 क्यों कर रही है यार, 40,000 रखो यार, तुम्हारा टैक्स 40,000 बन रहा है, तो उठा हुआ उसकी एंट्री को चेंज कर देगा, उसको 40,000 करोगे। अभी बुक्स तो चल ही रही है ना, ऑडिट में तो चल ही रही है, तो 40,000 की तो वो प्रोविजन कर प्रॉफिट दिया। में डाल देंगे, हाँ जी। वो प्रॉफिट में डाल देंगे बाकी। हाँ, वो ऑटोमेटिक, जैसे आप खर्चा कम करोगे तो बैलेंस ऑटोमेटिक प्रॉफिट में चला जाता है ना। जी हाँ, जैसे आप खर्चा कम डालोगे आपका तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती ना रिकॉर्ड करने के लिए? वो प्रोविजन ही होती है, ये दो एंट्री होती है, एक शुरू में आप प्रोविजन कर देते हो, और जब पे करते हो सितंबर में, उसको पे करके जीरो हो जाता है बैलेंस का। अच्छा, रिवर्स कर देंगे एंट्री। हाँ, और कुछ जगह ऐसा भी होता है कि लोग प्रोविजन की एंट्री नहीं डालते, नहीं भी डालते, प्रोविजन नहीं भी डालते हम्म, हैं कुछ। तो जब नहीं डालोगे तो क्या होगा, वो सीधे जाके यहाँ पर वो टैक्स पे कर देंगे। वो 26 में आमतौर पे क्या होता है, कंपनियों की बात हो रही है, कंपनी में प्रोविजन होता है, ठीक है। लेकिन कोई जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, लोग नहीं भी करते हैं प्रोविजन। ये कोई इमरजेंसी नहीं कि आपको बुक्स में करना ही करना है। आप नहीं भी करते हो तो सितंबर में जाओ, जो टैक्स बनेगा वो टैक्स पेमेंट कर दो। लेकिन कंपनी में करना पड़ता है, और आपको मतलब जो प्रोप्राइटरशिप्स होती हैं उसमें लोग नहीं भी करते, सीधे पे कर देते हैं, अपने कैपिटल से घटवा लेते हैं, ठीक है। बट कंपनी अकाउंट्स के लिए आपको प्रोविजन होना चाहिए। आइडियल आप ये समझो, आइडियल ऑफिशियल प्रोविजन शुड बी देयर, ये आइडियल केस। और बोलो, ये प्रोविजन खत्म हुआ, जी क्लियर सर। हुआ। अब आपका था बैड जी डेप्ट वाला, आपने बोला कि बैड डेप्ट का हम प्रोविजन कर देते हैं। बैड डेप्ट का प्रोविजन नहीं करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नहीं, बैड डेप्ट में प्रोविजन नहीं करते हैं। बैड डेप्ट के बारे में आपको पहले थोड़ा बताया था जब अपन एक्सपेंसेस पढ़ रहे थे। बैड डेप्ट के बारे में क्या क्या बताया था, थोड़ा बहुत जानकारी दो। बैड डेप्ट तो जो पैसा अब, डूब जाता है डेटर से मिलने वाला। हम्म, तो उस पैसे को हम बैड डेप्ट में डाल देते हैं, ठीक है। डेबिट कर देते हैं बैड डेप्ट, क्रेडिट कर देते हैं पार्टी, है ना। जी पार्टी कह लो या ABC, कोई भी कंपनी कह लो। मान लो 20,000 का बैड डेप्ट था, ये मेरा उड़ गया, यही है ना, यही एंट्री है ना। जी ये एंट्री हम करते हैं 31 मार्च में। लेकिन बैड डेप्ट एंट्री डालने से पहले मैंने दो तीन चीज़ें बताई थी, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। जिस समय मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताया था, उसमें बैड डेप्ट बताया था, और बैड डेप्ट पे ठीक ठाक टाइम दिया था, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। उसमें कुछ कुछ शर्तें होती हैं, क्या कि क्या क्या करना पड़ता है पहले, उसके बाद हम बैड डेप्ट डालते हैं। हम्म, आपने देखा था, याद है कुछ।
थोड़ा थोड़ा याद है। बताओ, जितना याद है वही बताओ। इसलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन करते रहना ध्यान से। मैं कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लूंगा, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ लूंगा। बताओ, जो आपको याद है वही बताओ। सर यही कि वो पैसे देने के वो दे सकता है बाद में या बिल्कुल ही नहीं दे सकता, इंसॉल्वेंट हो गया। ओके, तो ये आपको पता कैसे चलेगा? हाउ विल यू डिसाइड, हाउ विल यू नो कि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं देने वाला है? आपकी तरफ से क्या एफर्ट तो एफर्ट रहा? इस चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, ये तो हाँ आप जानते हो, हाँ, जैसे लॉ आप बैड डेप्ट वगैरह, डालो। एफआईआर 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 हाँ, करी वो। अब आया लाइन पे आया। हाँ, मान लो जैसे आप बैड डेप्ट डालते हो तो ना, तो प्रॉफिट घट जाता है। जब प्रॉफिट घट जाता है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलता है। मान लो मैं ही गवर्नमेंट हूँ थोड़ी हाँ देर के लिए, और आप बिजनेस हाँ, तो वाले हो। फ्रॉड कर देते तो हैं मैं लोग। आप हाँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ, भैया जी आपने सर, सात याद आ हजार का गया। मेरा टैक्स टैक्स मेरा काट दिया। टैक्स काट दिया तो मैं जी, कैसे मान लूँ तुम्हारा बैड डेप्ट है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे, सर हमने इस बंदे को 3 साल का सपोर्टिंग टाइम दिया। डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। हाँ, 2-3 साल जी का सर। टाइम दिया, 4 साल का टाइम दिया, 5 साल का टाइम दिया, बुक्स हम कैरी करते रहे। उसके बाद हमने इसको फॉलो अप किया। आप फॉलो अप के डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, क्या दिखाओगे? मेल दिखाओगे। आप क्या दिखाओगे? कुरियर, कोई चिट्ठी भेजी होगी ना आपने, भैया मेरा पैसा दे दो, कुरियर की स्लिप दिखाओगे। आप और लेटर क्या वगैरह। दिखाओगे उसको? हाँ, आप और उसको क्या दिखाओगे? आप उसकी एक्सेप्टेंस दिखाओगे। हाँ जी, जब मैंने बिल भेजा था, स्टेटमेंट भेजी थी, तो उसने एक्सेप्ट किया था। उसकी जो है सिग्नेचर वगैरह होते हैं, मुहर होते हैं। इस टाइम हम स्टेटमेंट भेजते हैं ना, उससे एक्सेप्ट करवाते हैं, भैया तो एक्सेप्ट कर, तेरे से इतना लेना जी। है। एक्सेप्टेंस दिखाओगे, सर देखो 3 साल पहले मैंने एक्सेप्टेंस दिखाया, उसको मेल किया, कुरियर किया, बहुत सारे हमने फ़ोन कॉल किए। क्योंकि जब इनकम टैक्स स्क्रूटनी होगी ना, वो कहेगा दिखाओ तुमने कभी फ़ोन किया भी है। आप मोबाइल फ़ोन दिखा दो, सर ये देखो इतने सारे मैंने कॉल किए हैं। इससे भी मैं थक गया तो मैंने एफआईआर कर दिया बंदे पे। अब ये सारा होने के बाद ये समझो बंदा न कांटेक्ट में है, ना अपने ऑफिस एड्रेस पे है, ना फ़ोन उठाता है। अब सर हमारी समझ में आ गया मेरा पैसा डूब गया, इसलिए हमने मोटी बात समझ गया। नहीं तो पता लगा बैड डेप्ट डाल दिया, बंदे से कैश ले लिए, और मान लो बंदे से 20,000 के बदले 18,000 ही ले लिए मान लो कैश, और यहाँ बैड डेप्ट डाल के सरकार का 7,000 का चूना लगा दिया। आप समझ रहे हो ना? जी तो बैड डेप्ट में कोई प्रोविजन नहीं डालते, बैड डेप्ट की सीधी एंट्री डालते। कुछ कंडीशन जरूर होती हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए कि हाँ वो एक्चुअल में बैड डेप्ट है कल को, क्योंकि इनकम टैक्स का केस आता है अगले 9 साल तक, 1 से 9 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। अब 8 साल के बाद तुम्हें याद ही नहीं रहेगा क्या हुआ था। 8 साल की पुरानी फाइलें पलटोगे, उसकी सब चिट्ठियाँ उठियाँ मिलेंगी, और स्क्रूटनी फंस गया तो आप ले आके दिखा सकते हो, सर ये हमने फॉलो किया था, हमारा पैसा डूब गया, हमें मजबूरी में डालना पड़ा, क्या करें? मेरा लॉस 20,000 का हुआ, सरकार का लॉस 7,000 का हुआ, 30% टैक्स। बैड डेट क्लियर हो गया। जी सर। तो एटलीस्ट कितने सालों की बुक्स रखनी पड़ती है इनकम टैक्स के लिए? 9 साल। उसके बाद मतलब मिनिमम नौ या मैक्सिमम? साल तक 9 साल तक इनकम टैक्स जो है आपको स्क्रूटनाइज कर सकता है, स्क्रूटनी के लिए नोटिस दे सकता है आमतौर पर। वो इंडिविजुअल सर होगी जैसे चाहे कंपनी किसी होगी। लॉ में हाँ, लिखा हुआ है या ऐसी है कुछ? हाँ लॉ में है। आप इनकम टैक्स का आगे लॉ लॉ में है? पढ़ोगे तो उसमें देता है। बिल्कुल है, इनकम टैक्स रूल्स में है, अच्छा। इनकम टैक्स लॉ में है। हालांकि ये लॉ चेंज हो सकता है किसी भी अच्छा। टाइम पे, होता भी रहता है। कभी गवर्नमेंट कह सकती है भाई 9 साल नहीं, हम तो 15 साल का पूछेंगे। तो अगर कुछ ऐसा आता है तो आप कह सकते हो। आमतौर पर प्रैक्टिस होती है 1 से 9 साल तक का आपको रखना पड़ता है, कभी भी पूछ सकते हैं। 9 साल या 10 साल पुराना तो अभी केस 1-2 मैंने हैंडल किए। 9 साल पुराना पूछ दिया उससे, ये एंट्री लो, बल्कि वो कंपनी में नहीं थी, इंडिविजुअल था, मेरे आपके जैसा कोई इंडिविजुअल था, और वो बेचारों को कुछ याद ही नहीं क्या हुआ था 9 साल पहले। मैं कहता इसीलिए पेपर कि से कोई पूछा कंपनी थी या था। पर्सनल? इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। वो अच्छा। सिंपल जॉब, अच्छी अच्छी जॉब थी, जॉब वाले पास नोटिस भेज दिया, भैया 9 साल पहले ये हुआ था उसके हिसाब दो। वो दे सकते, मांग सकता है, इनको बस मांग सकता है। आवाज़ आ रही है आपको?
जी सर। ओके, स्क्रीन में आ रहा है मेरा सामने? जी आ रहा ओके, अगला आपका पॉइंट था गुडविल। है। गुडविल एक एसेट होता है, ये हमने पढ़ा है। गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती, प्रोविजन नहीं होता। आप समझिए, एंट्री होती है तब होगी, कब होगी जरा बताओ। कभी कोई एंट्री करनी पड़ जाए तो किस केस में एंट्री होगी? कुछ आइडिया? पार्टनरशिप पढ़ा था, याद है? जी। हेलो, पार्टनरशिप पढ़ा था, याद है? मतलब मैंने नहीं पढ़ाया था, आपने जी बाद सर। में पढ़ा होगा। पार्टनरशिप में जब कोई पार्टनर जी आप सर, जोड़ते हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ हाँ हाँ, जो पार्टनरशिप ऐड होते हैं उस केस में गुडविल का हिसाब आता है सामने कि भैया हमारा तो 20 साल पुराना बिजनेस है, तुम आके आओगे, अब मौज करोगे, 20 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे हमारा, है ना? तो वहाँ जी। पे आप गुडविल सामने वाले से चार्ज करते हो। या कोई ऑल सर टुगेदर टेक ओवर होता है तो उसमें आप गुडविल ले सकते हो, वही बेसिकली एसेट। इसका कोई प्रोविजन नहीं होता, ध्यान रहे, इसका कोई प्रोविजन एंट्री नहीं होता। वो वैल्यूएशन कैसे करते थे, भूल गया मैं। इवन सी, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, ये तो जस्ट इट इज ए मैटर ऑफ फार्मूला। वो तो आप किताब से कहीं से फार्मूला देख लोगे, हाँ, क्या हिसाब किताब है, सुपर कैसे। वो, प्रॉफिट, वो सब, हाँ एवरेज हाँ, उसे, प्रॉफिट। हाँ वो एक फार्मूला है, जिस फार्मूले के बेसिस पे आप गुडविल निकालते हो। लेकिन हम जी लोग जी। वो फार्मूला वगैरह की पढ़ाई यहाँ नहीं होनी है। यहाँ पर ओके। सिंपल पढ़ाई ये होनी है कि मान लो गुडविल 1 लाख है ना? ये 1 लाख जो गुडविल है ये आपके एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा। और ये तब होगा जैसे आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया, तो बोलता है कि भाई साहब देखो, एसेट्स तो मेरे इतने के हैं और गुडविल मेरा इतने का है। तो आप अपने बुक्स में उसको उसी हिसाब से दिखा सकते हो कि मेरे एसेट्स इतने के हैं, मान लो फिक्स एसेट इतने के हैं, और मेरे डेटर्स इतने के हैं, और मेरा गुडविल इतने का है। गुडविल आपका सर इतने का है, ये तो ये सब आपके। कैलकुलेशन वगैरह कौन करता है, अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई और? नहीं, ऐसा होता है, देखो, गुडविल जब होती है, दो बातें बता देता हूँ, प्रैक्टिकल बता देता हूँ। नहीं, जो मतलब आपने कोई भी बारहवीं बारहवीं कैलकुलेशन है। बताता हूँ, जो 12वीं में आप पढ़ते हो ना किताब, तो वो तो देखो, जी। वो रूल के हिसाब से थ्योरी फार्मूला वो बनाया हुआ है, वो गलत नहीं है, पहली बात। वो अपनी जगह ठीक है, उसको काटना नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है बिजनेस में, मान लो, चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, जी कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब आप आए खरीदने मेरे से कि सर ऐसा करो, अपना सारा बिजनेस मुझे दे दो, आप जाओ, आराम आराम करो, मैं आपको पैसे देता हूँ, जितना आप मांगो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा जी 10 लाख तो मुझे मेरा बिजनेस का चाहिए, और मैं तो 20 साल से चला रहा हूँ, तो भैया मेरी मार्केट इतनी है कि मैं तो कम से कम 5-4 लाख गुडविल लूँगा, ठीक है? मैं आपसे बोलता हूँ जी। टोटल आप मुझे 15 लाख दे दो, और मेरा बिजनेस आप टेक ओवर कर। मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? जी। अब अब आपका सवाल ये होता है कि फिर आप क्या करोगे? ठीक है जी, मैं आपका खरीद लेता हूँ, लेकिन जो गुडविल का आपने लगाया है 5 लाख, 5 लाख के लिए मैंने फार्मूला पढ़ फार्मूला पढ़ रखा है किताब में, ठीक है? कि मान लो जी। पिछले 3 साल के प्रॉफिट देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये फार्मूला देखना क्या क्या मांगता है। मान लो मेरा प्रॉफिट देखूंगा, एसेट देखूंगा, सब देखूंगा, और सर जब मैं फार्मूला से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आपकी गुडविल तो सर सिर्फ 2 ही लाख आ रही है। आप ये बोल सकते हो ना कि सर आपके बुक्स को हिसाब को देखते हुए मैं जो फार्मूला पढ़ के आया हूँ 12वीं में, मेरा मेरा गुडविल तो 2 लाख ही बन रहा है सर, आप 12 लाख ले लो, 15 लाख मत मांगो, ठीक? तो प्रैक्टिकली लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भैया फार्मूला अपने पास रखो, मुझे नहीं बेचना, आप जाओ, 15 लाख देते हो तो बात करो, वरना जाओ। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? जी। तो दोनों चीज़ें हैं, आपको ये कैलकुलेट करने का अधिकार है, और इस बंदे को नहीं भी बेचने का अधिकार है। उसका मूड करेगा भैया मुझे 15 मिलेंगे, 5 लाख मुझे चाहिए, कह रहा है भले बुक्स चाहे जो भी हो रही हो, लेकिन मेरा नाम बहुत है। ऐसे आपको बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे, ब्रांड्स मिलेंगे, आपने देखा होगा, बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे जो कि बहुत फेमस होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, लेकिन उनके बुक्स लॉस में होते हैं। ऐसा कभी सुना होगा? जी। ऐसा सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत फेमस है, इंटरनेशनली फेमस है, लेकिन जब उस साल की बुक्स देखने जाओगे तो लॉस में दिखेगा। अब जैसे उसका जाओगे फ्रेंचाइजी लेने, तो कहेगा 20 लाख लाओ,
अब तुम कहोगे ये कौन सा गुडविल है यार, तुम्हारा तो बुक्स लॉस में है, तो क्या होगा, हम्म, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना। वही बात आ गई ना, मैंने कहा नहीं भैया मैं तो 5 लाख लूंगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो अपने बुक्स अपने पास रखो, फार्मूला अपने पास रखो। लेकिन आपको फिर भी लेने जाना पड़ेगा, ब्रांड की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रांड बहुत फेमस है। भले बुक्स लॉस में है लेकिन ब्रांड बहुत फेमस है। मैं हो सकता है मैं अपने तरीके से कमाऊँ तो मैं अच्छा कमा तभी लूँगा। तभी तो 3-4 साल का देखते हैं एक साथ प्रॉफिट। 3 4 साल का देखते हैं, तीन चार अगर वो साल से भी लॉस में हो सकता है। अगर वो बिजनेस आप नहीं, 3 4 साल तो आप तो देख तो लोगे अपने बेकार है बच्चों सर, को गुडविल ही सीखने। बेकार है फिर। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स आप कभी थोड़ा और डिटेल में जाओगे, बड़े बड़े ब्रांड, बल्कि आजकल एक ना स्टार्टअप का फंडा देखा होगा आपने, एक पर एक स्टार्टअप खुलते हैं। स्टार्टअप लोग क्या करते हैं कि भैया ये लगाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं, 10 करोड़ लगा दिया, ठीक है, सारा पैसा इनका खर्चा हो जाता है मार्केटिंग पे, प्रॉफिट लॉस होता है। लेकिन इसका जो नाम होता है ना, बच्चे बच्चे की जबान पे, एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, छोड़ो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने सुना है, हालांकि ये मेरा न्यूज कंफर्म नहीं है, इसको मतलब ऑफिशियल मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कोई बता रहा था, बाईजू, बाईजू एक ट्यूशन सेंटर है, मालूम है, जी सर, मैंने लिया था 10th में। ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछा, इवन मैं भी ज़्यादा नहीं जानता था, मैंने भी ऐसे कहीं ऑनलाइन सुना देखा, सुनने में आया मेरे को, कोई बता रहा था कि बायजू जो है ऐसा नाम है, जैसे तुम बोलोगे ना हर बच्चा जानता है, तुम जानते हो, तुम्हारे दोस्त जानते हैं, मतलब बच्चे बच्चे की जबान, इवन गांव में भी लोग बाग जानने गए हैं। जी सर, मैंने सुना है कि ये इंसॉल्वेंट हो गया है, इसका जो ये मालिक है पता ना, नहीं सर। ये इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने सुना है, मतलब मैं कंफर्म नहीं है। अरे कोई 10th बड़ी में बात करा नहीं है था सर इंसॉल्वेंट मैंने, हो, है आपने करा होगा, बिल्कुल करा होगा। बायजूस से। इसकी क्या, हाँ इसकी हो सकता टैबलेट है अच्छी देते हैं, क्वालिटी हो। उसमें पढ़ाते हैं। हाँ कुछ भी देते हैं, कुछ कॉस्टली अफेयर होता है, गांव के बच्चों को भी ये फेमस है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देता हूँ, कॉफ़ी कॉफ़ी डे, कैफ़े कॉफ़ी डे, कैफे कॉफी डे। कैफ़े कॉफ़ी डे। अब जी सर। कैफ़े कॉफ़ी डे, इसको शॉर्ट में सीसीडी बोलते हैं। किसी भी शहर में चले जाओ, शायद ही कोई बंदा होगा जो सीसीडी नहीं जानता होगा। इसके मालिक ने आत्महत्या कर ली, मालूम, नो सर। आपको ये बात मालूम है, ये तो न्यूज हो गया, 2 4 साल पुरानी बात होगी, ये आत्महत्या कर ली इसके मालिक ने। पेटीएम एक बड़ा फेमस है, पेटीएम वो हो गया, क्या बंद इस पे वो सैंक्शन लग केस गया, हो बंद गया। हो गया, समझ लो। जी सर। बेसिकली मेरा आपको बताने का, एग्जांपल देने का, बताने का मेरा पर्पस ये है कि ये नाम बड़े होते हैं। सीसीडी का एजेंसी आज भी आप लेने जाओगे तो हो सकता है 10 लाख मांग ले आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लॉ इतना लॉस नहीं था कि उसका मालिक को आत्महत्या करना पड़ेगा, कूद के मर गया कहीं, पानी में डूब के मर गया। बाइजू का शायद मैंने सुना अनसॉल्वेंट हो भी गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बाइजू का जाओ एजेंसी लेने, फिर आपसे बहुत मोटे पैसे मांगेगा। आप कहोगे जो आपका तो लॉस में जा रहा था, आपका मालिक तो इंसॉल्वेंट है, भैया वो रखो आप अपने पास, अपनी किताब में रखो, मुझे तो इतने चाहिए। तो कहने का लब्बो लबाब समझ में आया। गुडविल आपने जो पढ़ा, किताब से पढ़ा, वो गलत नहीं है, ठीक है, बुक्स में जो फार्मूला दिया पढ़ाया, कैलकुलेशन के हिसाब से वैसे ही निकलता है, और इस कैलकुलेशन को बेस बना के आप सामने वाले से बार्गेन कर सकते हो, आपको अधिकार है, कोई गुनाह नहीं है। और लोग बनाते इसीलिए है ताकि उसे बार्गेन कर सके। मान लो एग्जाम्पल दिया ना, कोई बंदा मांग रहा है 5 लाख गुडविल के, आपने उसकी बुक्स निकाली, फार्मूला बनाया, आप उसको रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हो, सर देखिए गुडविल का जो बेसिकली तरीका निकालने का होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, हमने निकालने की कोशिश करी है, तो सर 2 लाख की बन रही है, आप 5 लाख मांग रहे हो, सर थोड़ा सा डिस्काउंट कर लो, आप ज़्यादा मांग रहे हो सकता है 5 लाख के बदले 2 लाख ना आए, लेकिन आपके मतलब आपके इस उस पे लिटिगेशन पे, इस जिरा पे, इस रिक्वेस्ट पे, हो सकता है 5 लाख से 4 लाख कर दे, हो सकता है 3 लाख कर दे, पर तुम्हारा तो ये तो काम तो आया ना, फार्मूला, जी। मोटी बात समझ में आई। जी सर। गुडविल आपका एसेट होता है, कोई प्रोविजन नहीं होती, गुडविल अपने टाइम पे लिया जाता है, और उसकी कैलकुलेशन आपने बताई, बिल्कुल वो फार्मूला देख लेना, जो भी है किताबों में जो होती है वो गलत नहीं है, वो ठीक है, आप निकाल लो। और जो प्रैक्टिकल चलता है, ज़्यादातर मतलब मुंह से ही चलता है कि भैया मुझे तो कम से कम 5 लाख चाहिए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सर 5 ना लो, 4 ले लो, 3 ले लो, वो आपकी शायद बात मान जाए तो अच्छा। लेकिन इस बात से कहना कि भैया बुक्स में लॉस है तो मैं आपका गुडविल इतना नहीं बनता,
ये दावे से कहना गलत है, इट इज नॉट करेक्ट। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप अपनी फार्मूला बना के ले जाओ, बहुत सारे बुक्स देखो ना लॉस में हैं, हम भी जब आएंगे तो हमें भी लॉस झेलना पड़ेगा, धीरे धीरे शायद हो जाएगा। लेकिन चूंकि नाम अच्छा है इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। मैं सीसीडी नाम अच्छा है, बाईजू नाम अच्छा है, मैक्टी नाम अच्छा है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो गुडविल क्लियर हो गया आपको? जी सर। अब अगला बात करते हैं जेवी, जो हम पढ़ रहे थे। जेवी में तो सर सीधा बायजूस का नाम ही खरीद लीजिए सर। जी सॉरी, क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ बायजूस का सीधा नाम खरीद लो, ट्रेडमार्क। हाँ, तो आप खरीदने जाओगे तो आपसे पैसे मांगेगा ना, उसकी हिसाब किताब है ना। आप उसकी बुक से हाँ तो फार्मूला पूरा दिखाओगे बिजनेस लॉस में खरीदने है, की जरूरत ही नहीं। वो डिपेंड करता है। मतलब उनका एक अपना होगा, फ्रेंचाइजी बेचते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, फ्रेंचाइजी बेचते होंगे, उनका एक फीस होगा। मान लो 1 लाख 2 लाख कुछ भी फीस हो सकती है। तो आप उसकी फीस दे दोगे तो आपको दे देगा, आप उसकी फीस नहीं दोगे तो वो नहीं देगा। यही तो है, ऐसे ही होता है ना। अगर आपको एजेंसी लेनी होती है तो वो अपने जी कंडीशंस बोलते हैं, ये मेरी ये कंडीशन है, इतना स्पेस होना चाहिए, इतने टीचर होने चाहिए, इतने कंप्यूटर सिस्टम होने चाहिए, मतलब जो भी ताम झाम है उनका, इनका ये मेरा क्वालिटी मेंटेन इतनी चीज़ें होनी चाहिए, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, ये सब उनके अपने होते हैं कंडीशन। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बढ़ रहा है, बड़ा फ्रेंचाइजी मिल रही है तो अच्छा है, वो बढ़ाना चाहते हैं। अब पीछे में उनकी बुक्स लॉस में जा रही है, जो भी है वो कोई उनका मैनेजमेंट का मैटर सर, है। ये हमें तो ओनर ओनर्स मर हाँ बोलो। जाते हैं तो फिर भी उनका बिजनेस कैसे चल रहा है? अरे भाई अब जैसे ही जब वो कैफे कॉफी डे है, इसका ओनर मर गया तो अभी भी कैसे चल रहा है? चलो इसको दूसरे एग्जांपल से लाइव समझा देता हूँ। जी। कल को आपके डैडी घर में रिटायर बैठ जाएंगे, मान लो, ड्यू टू एनी रीजन गांव चले जाएंगे, हाँ। तो क्या उनका धंधा पानी आप छोड़ दोगे? जी। नहीं छोड़ोगे ना, चलाओगे ना। हो अच्छा, सकता है वो तो महीने में उसका 100 रुपये कोई कमाते चलाता हो। होगा फिर, रिलेशन। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने उसी उसी तो क्वेश्चन सर, का डायरेक्ट कैफे कैफे लाइव एग्जांपल ले कैफे लिया। कॉफी डे पब्लिक कंपनी है? पब्लिक है प्राइवेट है वो एक सेकंड मैटर है, नहीं, उसमें कोई फिर वो फर्क नहीं बोर्ड ऑफ पड़ता डायरेक्टर चलेंगे ना। प्रोप्राइटरशिप। नहीं 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 नहीं, नहीं समझी बात है, बात समझो कहने को। वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कोई भी एंटिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई बिजनेस चल रहा होता है तो इसको कौन चलाता है? इसमें वर्कर चलाते हैं, ये तो आप भी मानते हो। हर जगह वर्कर होते हैं, हर वर्कर के सीईओ। ऊपर कुछ मैनेजर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा है। उसके ऊपर एक बंदा, एक मेन चेयरमैन होता है। आपका यही सीक्वेंस होता है ना। आपका क्वेश्चन जी। है कि चेयरमैन मर गया, तो चेयरमैन थोड़े जाके वर्किंग कर रहा है। चेयरमैन मर गया, मर गया, कल को दूसरा चेयरमैन आएगा, नेक्स्ट चेयरमैन आएगा। नेक्स्ट चेयरमैन कौन हो सकता है? हो सकता है इसी चेयर का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है इसने कोई वाइस चेयरमैन बना रखा हो। आप समझ रहे हो? जी। तो काम नहीं रुकता, काम चलता रहेगा। कि बंदा जो जी सर, मेन समझ पर्सन गया। था वो चला गया। हेलो। जी, समझ गया सर अब। हाँ, ये क्लियर हो गया ना। इसका दूसरा एग्जांपल जी। मैंने आपको दिया, कल को आपके डैडी गांव चले जाते हैं, उन्होंने एक बिजनेस चला रखा है, मान लो महीने में 100 रुपये कमाते थे, आप छोड़ छोड़ देखो उसको, सारे बंदों को आप कंट्रोल करोगे, हो सकता है 100 ना कमा पाओ, आप हो सकता है 85 रुपये कमाओ, बट धंधा तो चलेगा ना। थोड़ा कभी घाटा हो जाएगा, फायदा हो, चलता रहेगा। तो वो धंधा बंद नहीं होता, बंदा मर गया मर गया, उसकी अपनी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि वो चेयरमैन था, सारे कर्जे उसको थे, जितने कर्जे थे बैंक वाले उसको टॉर्चर करते थे, टॉर्चर करते हुए बेचारा घुटन में मर ही गया। तो जो भी होगा वो एक अलग मैटर है, बट कहने का ये था कि यहाँ पर गुडविल वाली पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, तो गुडविल का क्या इम्पैक्ट है ये आपने समझ लिया। तो आपके लिए होमवर्क है जीवी बना के लाना 5, और वाउचर भी बना के लाना 5। मतलब जो आप पहले जेवी बनाओगे इसी के वाउचर बनाने, और विद कंप्लीट नरेशन। फॉर द सेम कंपनी। हाँ, फॉर ए सिंपल, फॉर द सेम एंटिटी आप ये बना के लाओगे, मैं सेटिस्फाइड होऊंगा तो ही आगे बढ़ाऊंगा। और आप कोशिश करना, जो आप छोटी छोटी 4-5 गलतियां करते हो, कटिंग करना, नंबर अलाइन करके नहीं लिखना, कॉमा नहीं लिखना,
कहीं पर रॉ लगा देना, कहीं पर रॉ मत लगाना। अब रॉ लगा सो मत लगाओ, प्रैक्टिस मत करो इसकी, क्योंकि आदत बन जाएगी वो गड़बड़ी है। मत रॉ लगाने की आदत मत डालो, छोड़ दो उसको, उसके जी बगैर भी कोई आपका नुकसान नहीं है। एक एक्स्ट्रा काम मत करो, बट जो काम है उसको पूरा करो। वर्ड्स में तुम्हारे होने चाहिए अमाउंट। ये जो छोटी छोटी मैं 4-5 गलतियां बताता हूँ, विद नो एरर्स। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नो एरर्स इन योर वाउचर्स। कल जब आप ये मुझे सही सही दे दोगे, फिर मैं कल आपको इसी में वो बता दूंगा, जीएसटी का बताऊंगा, इसी में मैं जीएसटी का बताऊंगा, इसी में मैं आपको कुछ टीडीएस का भी बताऊंगा। ये दोनों 2 टॉपिक चलेंगे पैरेलल। अभी मैं टीडीएस डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जीएसटी कैसे लगाते हैं, टीडीएस कैसे लगाते हैं, इसकी एंट्रियां सिखाऊंगा। और ये सारी एंट्रियां इसी जेवी में डलने वाली हैं, ठीक है। इसलिए अच्छा। आप जितना काम दूँ उतना ही करके लाओ, ज़्यादा नहीं करना। बाकी मैं पढ़ा दूंगा, फिर पूछूंगा। लेकिन ये वाली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट बना के लाओगे, विद नो एरर्स। 5 बनाओ, अगर आपको आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, जो भी टाइम लगता है अपना टाइम दो। ये मुझे 5 बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए। और फिर मैं आपको इसी जेवी में, और ये जेवी अभी चलेगी हमारी क्लास, इसी जेवी में और क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सब मैं बताऊँगा। जी जीएसटी आएगा, टीडीएस आएगा, डेबिट नोट आएगा, क्रेडिट नोट आएगा, बहुत कुछ आएगा अभी इसमें। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 1 बाय 1। आज की क्लास में कोई डाउट है आपको? नो सर। आज तक, अब तक जितना पढ़ा, मोटा मोटा महीना हो गया पढ़ते हुए, पूरे 1 महीने में जो हमने जितना कुछ भी कवर किया, कहीं से कोई डाउट है? नो सर। कहीं भी कुछ भी डाउट हो पूछ सकते। चलो ठीक है, अच्छा रखो, फिर कल होमवर्क करके जी लाना। ओके, जी सर। बाय। तो आज की क्लास ख़त्म होती है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पूरी पढ़ाई में कहीं आपको भी कोई डाउट लगता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगा, और उस टॉपिक को कोशिश करूँगा कि अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।